वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी ट्रिक पे। देखिए 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपसे हल कराऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए और बार बार रिपीटेड हुए हैं डिफरेंट्स एग्जाम्स में। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? 4 ऑप्शन है, बाणभट्ट, कालिदास, विष्णुगुप्त या परिमल गुप्त। तो देखिए राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है हमारा बाणभट्ट। देखिए बात करें महर्षि बाणभट्ट की, तो देखिए महर्षि बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे, आस्थान कवि थे। उनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरित और कादम्बरी। दोनों ग्रंथों के नाम आपको याद रखने हैं। हर्षचरित इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है और दूसरे प्रश्न में कभी भी ये पूछा जा सकता है कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया। तो हर्षचरित और कादम्बरी दोनों जो हैं ग्रंथ किसके हैं? बाणभट्ट, महर्षि बाणभट्ट के ये कवि हैं और ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। 7वीं शताब्दी के संस्कृत और गद्य लेखक थे ये। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस तरह की प्राचीन लिपि का प्रयोग करते थे? तो देखिए हर एक जो है समय में अपनी अपनी बोलियाँ अपनी अपनी भाषाएं रही हैं। जिस प्रकार हम इंग्लिश, हिंदी जो भी हमारी मातृभाषा है उसका उपयोग करते हैं, उसी तरह जो है हड़प्पा वासी भी अपनी उनकी एक लिपि हुआ करती थी, उनकी एक भाषा हुआ करती थी। तो वही ये प्रश्न है, पूछ रहा है हमसे हड़प्पा वासी किस तरह की प्राचीन लिपि का प्रयोग करते थे। 4 ऑप्शन देखिए, सांकेत लिपि, रेखीय लिपि, गणितीय लिपि या चित्रलिपि। तो देखिए राइट आंसर है हमारा चित्रलिपि, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए चित्रलिपि ऐसी लिपि को कहा जाता था, चित्रलिपि ऐसी लिपि को कहा जाता है जिसमें ध्वनि प्रकट करने वाली अक्षरमालाओं की बजाय अर्थ प्रकट करने वाले भाव चित्र यानी कि इडियोग्राम होते हैं। जैसे कि अगर ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है हड़प्पा कालीन कि इसमें चित्रों के माध्यम से समझाना जो है एक दूसरे को, उनकी भाषा थी, ये लिपि थी कि इस तरह से समझाते थे वो कि अगर कोई चित्र है तो उसे देख के बताते थे कि ये जो है उन्हें चाहिए या इस चीज़ को उन्हें परचेज़ करना है या इस चीज़ के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं। तो यही जो है लिपि कहलाती है चित्रलिपि। जो चित्रलिपि हड़प्पा वासी जो है इसका उपयोग करते थे। देख लेते हैं अगला प्रश्न। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन, कन्याकुमारी, मगध या पाटलिपुत्र। राइट आंसर हमारा कुंडलवन। देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति जिसे कि अंतिम बौद्ध संगति माना जाता है, इसका आयोजन जो है कुषाण सम्राट जो थे कनिष्क, इनके शासनकाल में आयोजित की गई थी 120 से 144 ईसा में। तो ये जो है संगति कश्मीर, जिसे प्राचीन काल में कुंडलवन कहते थे, कुंडलवन में आयोजित की गई थी। और यहाँ पे जो है चारों संगतियों के विषय में बताया गया है कि कब कब जो है किस के शासनकाल में आयोजित की गई थी। देखिए प्रथम बौद्ध संगति शासक थे अजातशत्रु, राजगृह में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली, शासक थे कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगति जो है पाटलिपुत्र में हुई थी, राजा थे अशोक। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, राजा थे कनिष्क। 4 बौद्ध संगतियाँ जो हैं माना जाता है 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी और कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? 4 ऑप्शन देखिए, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका या अर्थशास्त्र। तो 4 ऑप्शन हमारी स्क्रीन पे आ चुके। राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है हमारा इंडिका। देखिए मेगस्थनीज जो है, मेगस्थनीज द्वारा जो है पुस्तक जो लिखी गई थी, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। देखिए इंडिका की बात करें तो एक ग्रीक लेखक मेगस्थनीज द्वारा मौर्यकालीन भारत का एक लेख है, यानी कि मौर्यकालीन भारत जो था उसके विषय में इसमें बताया गया है। ये मूल रूप से प्राप्त नहीं हुई है परंतु इसके कुछ भाग परवर्ती लेखकों के ग्रंथों से प्राप्त हुए हैं। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है जिस रूप में ये लिखी गई थी, जो इसमें पॉइंट्स लिखे गए थे वो जो है मूल रूप में प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन जो उनके बाद मेगस्थनीज के बाद जो है लेखक हुए, उन्होंने जो है इसको जो है कुछ भाग, कुछ इसके अंश जो है परिवर्तित करके लिखा है। यानी कि मूल रूप में ना होके
उसका जो सारांश निकला वो जो है उन्होंने इस अपनी अपनी किताबों के माध्यम से जो है बताया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। 4 ऑप्शन देख लेते हैं। चैम्बरलेन, क्विंटन, चर्चिल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर है हमारा चर्चिल। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था नाम है चर्चिल। बात करें चर्चिल की तो उनका पूरा नाम था विंस्टन चर्चिल और ये जो है आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं। देखिए ये प्रधानमंत्री रहे यूनाइटेड किंगडम के 1940 से 1945 के मध्य जो है प्राइम मिनिस्टर रहे यूके के, और ये आर्मी ऑफिसर भी रहे थे ब्रिटिश आर्मी के। और इनका जन्म 30 नवंबर 1874 को हुआ था यूके में और इनकी मृत्यु 24 जनवरी 1965 को किंगस्टन में हुई थी। तो ये कुछ इनके महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आ रहा है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। महत्वपूर्ण प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। 4 ऑप्शन देखिए, पाटलिपुत्र, सारनाथ, कुंडग्राम या वैशाली। राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है कुंडग्राम। देखिए महर्षि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, तो महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। देखिए कुंडग्राम की बात करें और महावीर स्वामी की बात करें तो इनके अन्य नाम जो हैं वीर, अतिवीर, वर्धमान, सन्मति, ये जो हैं इनके कुछ और भी नाम हैं जिन नामों से इन्हें जाना जाता है। और ये इनका ऐतिहासिक काल कब है, 499 से 427 ईसा पूर्व जो है ये इनका काल है। शिक्षाएं हैं अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद। पूर्व इनसे पहले जो तीर्थकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। गृहस्थ जीवन की बात करें तो ये जो है पिता का नाम इनके राजा सिद्धार्थ था, माता त्रिशला थी और जन्म जो है यहाँ पे दिया गया है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। जन्म स्थान है इनका कुंडलग्राम वैशाली के निकट हुआ और मोक्ष जो है इन्हें कार्तिक अमावस्या पावापुरी में इनका देहांत हुआ, नालंदा बिहार। देखिए पावापुरी जो है जहाँ पे इनकी मोक्ष की प्राप्ति हुई यानी कि मृत्यु हुई, और पावापुरी कहाँ है, नालंदा। नालंदा कहाँ है, बिहार में। तो ये जो है आपको याद रखना। देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक प्रश्न में से कई एक प्रश्न आपको मैंने संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास किया। जन्म हुआ कुंडग्राम में और मृत्यु हुई इनकी पावापुरी बिहार में। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला और ये जो है इनकी शिक्षाएं हैं अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद। दूसरे नाम भी यहाँ पे हैं वीर, अतिवीर, वर्धमान और सन्मति। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं शॉर्ट में यहाँ पे दिखाए हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। 4 ऑप्शन देखिए, 1828, 1783, 1928, 1874। राइट आंसर है हमारा 1828। देखिए उद्देश्य जो है ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य जो है वो भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना था और समाज में फैली हुई जो कुरीतियाँ थीं उनको दूर करना था। उन्होंने ब्रह्म समाज के अंतर्गत कई धार्मिक रूढ़ियों को बंद करा दिया, जैसे कि सती प्रथा, बाल्य विवाह और जाति तंत्र। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने। कब की, 1828 में। और ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था, देखिए उस समय जो है जनता जो है भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाओं में बटी हुई थी, समाज में कुरीतियाँ फैली हुई थी, जैसे कि सती प्रथा है, बाल विवाह है और जाति तंत्र, काफ़ी ज़्यादा जातिवाद था। तो ये जो है इसके माध्यम से काफ़ी हद तक रुके थे और सती प्रथा बंद हो गई थी, बाल विवाह भी काफ़ी हद तक और जाति तंत्र पर भी काफ़ी हद तक जो है रोक लगी थी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप तक हमने पहुंचाए। देख लेते हैं अगला प्रश्न। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शन है, कुशीनगर, लुम्बिनी, बोधगया या कपिलवस्तु। राइट आंसर है कुशीनगर। देखिए
जन्म इनका कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, यानी कि लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। निधन कहाँ हुआ? कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है? भारत में। और जीवन साथी की बात करें तो पत्नी का इनका नाम यशोधरा। बच्चे इनका एक बच्चा जो बेटा था राहुल, उसका नाम है राहुल। पिता का नाम है शुद्धोधन, माता का नाम है माया देवी। तो ये कुछ जो प्रश्न आपके बन सकते थे वो यहाँ पे दिखाए गए। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे शॉर्ट में जानकारी मिली होगी कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, लुम्बिनी, और इनका जो है मृत्यु कुशीनगर में हुई। और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, बेटे का नाम था राहुल, पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था माया देवी। तो कुछ इंपॉर्टेंट थे प्रश्न जो यहाँ पे आपको बताए गए। देख लेते हैं अगला प्रश्न। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज, पाटलिपुत्र, वैशाली या चंपा? तो देखिए राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है हमारा गिरिव्रज। देखिए मगध जो है प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी राजधानी गिरिव्रज, वर्तमान में राजगीर जो बिहार में है, ये थी। राजगीर जिसे पहले गिरिव्रज बोला जाता था। तो ये जो है मगध की प्रथम राजधानी थी। देख लेते हैं अगला प्रश्न। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? चार ऑप्शन देखिए। मौर्य वंश, मुगल वंश, शुंग वंश या कुषाण वंश? राइट आंसर है हमारा मौर्य वंश। बी ऑप्शन हमारा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए अगर बात करें नंद वंश की तो देखिए ये नंद वंश जो ब्लू कलर में है, ये सब जो है नंद वंश का शासन था। काफ़ी बड़े भूभाग पे जो है नंद वंश ने शासन किया। तो नंदवंश की बात करें तो नंदवंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लोभी था और इसके समय जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लालच चरम पे था। और यहीं पे जो है इसके बाद मौर्य साम्राज्य की भी स्थापना हुई। तो ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य से पहले जो है नंदवंश कहाँ तक फैला हुआ था। देखिए अगला प्रश्न। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामदेव, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी? राइट आंसर है हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए बात करें सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश जो है पुस्तक आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है, जिसकी रचना महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में हिंदी में की। ग्रंथ की रचना का कार्य स्वामी जी ने उदयपुर में किया था। तो ये महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं। देखिए अंग्रेजों ने एनफील्ड नामक राइफल कब शामिल की? जनवरी 1857 में, फरवरी 1857 में, मार्च 1857 में या अप्रैल 1857 में? राइट आंसर है जनवरी 1857 में। सभी को पता है 1857 में जो है क्रांति हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। मंगल पांडे द्वारा जो है इसका विरोध किया गया था कि जो है राइफल में चर्बी प्रयोग की जा रही थी उसके कारतूतों में, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी शामिल थी। तो इसका विरोध जो है घोर विरोध मंगल पांडे द्वारा किया गया था। देखिए यहाँ पे लिखा भी है 1 जनवरी 1857 को ब्रिटिश निर्मित एनफील्ड राइफल का प्रयोग भारत में किया गया। इस राइफल में इस्तेमाल होने वाले कारतूतों में गाय और सूअर की चर्बी थी। इसका विरोध जो है उस समय ब्रिटिश जो भारतीय ब्रिटिश सैनिक थे उन्होंने जो है इसका विरोध किया। ये देखिए इसके कुछ कारतूत हैं जो इस तरह से बने हुआ करते थे। इनको दांतों से जो है खींचना पड़ता था। इसके बाद ये लोड होती थी राइफल में, ये कारतूत फिर चलते थे। तो ये जो है गाय और सूअर की चर्बी से बनते थे, जिसका जो है बहुत घोर विरोध हुआ था। तो ये जो है जनवरी 1857 में अंग्रेज़ों ने भारतीय और ब्रिटिश जो उस टाइम पे जो है हुकूमत थी
ब्रिटिश उसने जो है शामिल किया था। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? हरिश्चंद्र बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, गिरीश कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है, शिशिर कुमार घोष। देखिए बात करें अमृत बाजार पत्रिका की, तो देखिए अमृत बाजार जो पत्रिका है वो बांग्ला भाषा का एक प्रमुख भारतीय समाचार पत्र है। भारत के सबसे पुराने समाचार पत्रों में इसकी गणना होती है। इसका पहला प्रकाशन 20 फरवरी 1868 को हुआ था। इसकी स्थापना दो भाइयों ने की थी, इनका नाम है शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। देखिएगा अगला प्रश्न। प्रश्न है हमारा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन या वैशाली? राइट आंसर है हमारा तक्षशिला। देखिए तक्षशिला की बात करें तो मौर्य साम्राज्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध था और सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र शिक्षा का ये था। तक्षशिला जो है पाली भाषा में तक्षशिला इस तरह से लिखा जाता है। प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शामिल है। ये हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए महत्व का केंद्र था। चाणक्य यानी कि कौटिल्य जिनका नाम था, चाणक्य यहाँ पर आचार्य थे। 405 ईस्वी में चीनी यात्री फाहान भी यहाँ पे जो है आया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देख लीजिए अगला प्रश्न। अंग्रेजी शासनकाल में कौन सा राज्य अफीम उत्पादन में सर्वप्रसिद्ध था? तो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध कौन था अंग्रेजी शासन में अफीम उत्पादन के मामले में? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? राइट आंसर है हमारा बिहार। देखिए बिहार जो है अंग्रेजी शासन में काफ़ी ज़्यादा फेमस था अफीम उत्पादन में। और वर्तमान में बात करें तो यहाँ के गवर्नर कौन है? फागू चौहान जो है गवर्नर है। कैपिटल क्या है बिहार की? पटना है। चीफ मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? नीतीश कुमार। तो ये जो है वर्तमान की स्थिति है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ? पटना, रामगढ़, लखनऊ या गया? राइट आंसर है गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन जो है गया में हुआ था। देखिए गया की बात करें तो गया जो है बिहार का एक शहर है, काफ़ी बड़ा शहर है और बिहार का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा शहर है ये। तो बिहार और झारखंड की सीमा और फागु नदी के तट पे बसा हुआ बिहार राज्य का एक शहर है। गया जो है बिहार और झारखंड की सीमा के मध्य में बसा हुआ है और फागु नदी के तट पे बसा हुआ है। गया से 17 किलोमीटर की दूरी पे बोध गया स्थित है। बात करें अगर बोध गया की तो बोध गया में बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ पे जो है बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। देख लेते हैं अगला प्रश्न। गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। प्रश्न है, गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था पश्चिमी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी अमेरिका या मध्य अमेरिका? तो राइट आंसर है हमारा पश्चिमी अमेरिका। देखिए गदर मूवमेंट की बात करें यानी गदर पार्टी की, तो ये देखिए एक फ्लैग है गदर पार्टी का। और फाउंडेड की बात करें तो 15 जुलाई 1913 को फाउंडेड है, यानी कि इसकी स्थापना हुई थी। और फाउंडर्स के यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, संतोष सिंह। ये जो है कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर फाउंडर की बात आए तो आपको लिखना है लाला हरदयाल। और आधार स्थल के कहाँ पे है? पश्चिमी अमेरिका का। देख लेते हैं अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन मोहरों में के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग हुआ था? हड़प्पा कालीन मोहरों के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग होता था? देखिए ऑप्शन, टेराकोटा, लोहा, तांबा या कांसा? राइट आंसर है टेराकोटा। देखिए टेराकोटा की बात करें तो टेराकोटा जो है क्या चीज़ होती है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है आग में पकाई गई किसी प्रकार की मिट्टी। इस तरह से आपने देखा होगा कि कुम्हार जब घड़ा बनाता है या कुल्हड़ बनाता है या किसी भी तरह की दिए बनाता है या कुछ भी बर्तन बनाता है तो उसे
अपनी चाक में पसा के जो है एक सांचे में डाल के पकाया जाता है, और एक भट्टी होती है उनके पास जिसमें आग में तपा के जो है बर्तन का शेप दिया जाता है, और वो लाल रंग उसके पकने के बाद लाल रंग स्वतः ही उस मिट्टी में आ जाता है। तो ये उसी प्रकार की एक कला है जिसे टेराकोटा बोला जाता है, और टेराकोटा जो है आग में पकाई गई किसी प्रकार की मिट्टी को बोला जाता है। तो टेराकोटा ये शॉर्ट में बोला जाता है। देखिए पकाने के बाद इसका रंग हल्का गेरुआ लाल हो जाता है। अगर गेरुआ की बात करें तो आपने जिन्होंने अगर गेरू देखा होगा तो वो लाल होता है, इसी प्रकार जो है ये भी लाल होता है। इसमें चमक नहीं होती है, लेकिन इसके बर्तन जो है थोड़े मजबूत और टिकाऊ होते हैं। टिकाऊ का मतलब ये है कि अगर गिर जाएगा तो टूट जाएगा, लेकिन अगर सही से इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी लंबा चल जाता है। तो ये देखिए कुछ ये बर्तनों का यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से नमूना यहाँ पे दिखाया गया है कि ये देखिए टेराकोटा के कुछ बर्तन यहाँ पे बने गए हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न। आईने अकबरी की रचना किसने की? देख लेते हैं ऑप्शन आदम खां, अबुल फजल, अनु मलिक या बदायूनी। राइट आंसर है अबुल फजल। देखिए अबुल फजल की बात करें तो अबुल फजल ने अकबरनामा, आईने अकबरी जैसे प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की है। अबुल फजल जो है अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो नवरत्न थे अकबर के, जिनमें अबुल फजल का नाम भी शामिल है, और अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी और आईने अकबरी की भी रचना की थी। ज़्यादा विस्तृत जानकारी आप देखना चाहते हैं अकबर के नवरत्नों के बारे में, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। एक वीडियो मैंने बना रखा है, काफ़ी अच्छे से मैंने उसमें बताया है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए दिए गए विकल्पों में से किस स्थान पे बौद्ध संगति का आयोजन नहीं हुआ था? 4 ऑप्शन जो दिए जाएंगे अब उनमें आपको बताना है कि कौन सा स्थान ऐसा है जहां बौद्ध संगति का आयोजन नहीं हुआ था। वीडियो की शुरुआत में एक प्रश्न था जिसमें मैंने आपको चारों बौद्ध संगतियां बताई थी कि कहाँ कहाँ पे बौद्ध संगति हुई थी। अब आप अपना दिमाग दौड़ाइए और बताइए कि कहाँ पे बौद्ध संगति का आयोजन नहीं हुआ। वैशाली, पाटलिपुत्र, कन्नौज या राजगृह। तो देखिए राइट आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर है कन्नौज। कन्नौज में जो है बौद्ध संगति का आयोजन नहीं हुआ था। वैशाली, पाटलिपुत्र और राजगृह इनमें आयोजन हुआ था, कन्नौज में नहीं हुआ था। तो देखिए बौद्ध संगति का मतलब जो है एक तरह से शिक्षा होती है जो दी जाती है। देखिए 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं जो निम्नलिखित हैं, और चारों के बारे में फिर आपको बता देता हूँ कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे हुई थी। देखिए प्रथम बौद्ध संगति की अगर बात करें तो स्थान था राजगृह, समय था 483 ईसा पूर्व, अध्यक्ष थे महाकश्यप, शासनकाल था अजातशत्रु का। अजातशत्रु कौन थे? हयग्रीव वंश के सम्राट। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई? स्थान था वैशाली, समय था 383 ईसा पूर्व, अध्यक्ष थे सर्वकामनी, शासनकाल था कालाशोक का। कालाशोक कौन से वंश से थे? शिशुनाग वंश से। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, समय था 251 ईसा पूर्व, अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिष्म, शासनकाल था अशोक का, अशोक थे मौर्य वंश के सम्राट। चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें, स्थान था कुंडलवन, समय प्रथम शताब्दी में हुआ था, अध्यक्ष थे वसुमित्र, शासनकाल था कनिष्क थे कुषाण वंश के सम्राट। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। स्क्रीनशॉट अगर आप ले लेंगे तो आप अच्छे से इसे देख लेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पे प्रश्न संपन्न होते हैं। उम्मीद है आपने पूरा वीडियो देखा होगा और अच्छे से आपने अभ्यास किया होगा। देखिए जो भी प्रश्न हम लाते हैं, सम्मिलित करते हैं, वो कहीं ना कहीं पूछा गया होता है, और इस तरह से हम बताने का प्रयास करते हैं जिससे आपको जो है उस प्रश्न के साथ साथ उस प्रश्न के जो बैकग्राउंड है, उसका हिस्ट्री है, उसका आधार है, उसके बारे में भी आपको समझ में आए। इसी तरह से हम उसके पॉइंट्स भी आपको डिस्कस करके बताते रहते हैं। तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो अच्छे से आपके समझ में आई होगी। इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको तरीका पता ही है किस तरह से आपको जुड़ना है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समय बहुमूल्य है, सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।